अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज में लूप्स क्या काम करते हैं और लूप्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर लूप्स बेसिकली ये होते हैं कि अगर हमने कोई भी कोड मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना हो तो हम लूप्स की मदद से करवा सकते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो अगर हमने 1 से लेके 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी हो तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम printf लें, scanf लें और 100 तक printf scanf लिखते रहें और फिर यूज़र से 1 से लेके 100 तक उसकी काउंटिंग लेते रहें। तो इस तरह प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीका है और इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसी चीज़ से बचने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने कोई भी चीज़ लिखनी हो, हमने नंबर्स प्रिंट करवाने हो, हमने अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करवाने हो, कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी हो, वो हम लूप्स की वजह से मल्टीपल टाइम प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं आगे देखूँ तो आगे हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर 3 तरह के लूप्स होते हैं, एक फोर लूप, एक वाइल लूप और एक डू वाइल लूप। तो आज की वीडियो में हमने फोर लूप को डिस्कस करना है कि फोर लूप होता क्या है। फोर लूप बेसिकली हमारी मदद करता है कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी नंबर को मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाने में। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ कि हमने अगर 1 से लेके 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी हो, हम फोर लूप के सिंटेक्स में लिखेंगे कि 1 से स्टार्ट हो और 100 तक जाओ। ये हमें उसका आउटपुट 1 से लेके 100 तक काउंटिंग दे देगा। अगर मैं आगे इसकी सिंटेक्स देखूँ तो इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले आपने फोर लिखना है, फिर आपने ब्रैकेट डालनी है और इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन यानी कि अपनी डाटा टाइप के अंदर वैल्यू को या वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करवाना है और डिक्लेयर भी करवाना है। फिर आपने एक सेमीकोलन लेना है, फिर कंडीशन डालनी है। कंडीशन आप कुछ भी डाल सकते हैं। फिर आपने एक और सेमीकोलन लिखना है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर डालना है, फिर नीचे ब्रैकेट डालनी है और जोन सा कोड आप लिखना चाहते हैं वो लिखना है। यानी कि नीचे मैंने इसकी एक एग्जांपल लिखी है। सबसे पहले मैंने एक 4 डाला है, फिर मैंने ब्रैकेट डाली है, फिर इंट a = 1 यानी कि अपने वेरिएबल को डिक्लेयर भी करवाया है और इनिशियलाइज भी करवाया है। यानी कि 1 से स्टार्ट हो और इसी कंडीशन में मैंने लिखा है a <= 5 और 5 तक जाओ। ये कोड 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली होता ये है कि हमने कोई भी वेरिएबल लेना है, उसके साथ प्लस प्लस या माइनस माइनस। प्लस प्लस को हम इंक्रीमेंट कहते हैं और डिक्रीमेंट को हम माइनस माइनस कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो वैल्यू है वो एक बढ़ जाए, यानी कि a+1 के एक वैल्यू एक ही बढ़ जाए। इसकी मैं डिटेल आपको और समझा दूंगा जब मैं कोड लिखने की तरफ जाऊँगा। फिर आपने एक ब्रैकेट डालनी है और printf लिख देना है, या जो भी चीज़ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिख देना है। तो अब हम ज़रा इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कॉपी पे समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसके बाद मैं आपको VS कोड के अंदर भी रन करके इसको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स लिखते हैं। बेसिकली मैंने 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है, तो मैं उसका प्रोग्राम लिखूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 लिखना है सिंटेक्स के मुताबिक और फिर ब्रैकेट डालनी है। फिर मैंने डाटा टाइप लिखनी है, यानी कि इंट, फिर वेरिएबल a, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। फिर उसमें वैल्यू देनी है 1, यानी कि मैं 1 से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। फिर सेमीकोलन, फिर लिखना है a <= 10 यानी कि 10 तक जाए। फिर सेमीकोलन, फिर a++ यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद ब्रैकेट डालनी है और जो printf लिखना है, printf %d और यहाँ पे a और सेमीकोलन लगा के बंद कर देना है और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देनी है। अब बेसिकली ये प्रोग्राम रन इस तरह होगा कि सबसे पहले इंट a = 1 चेक होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, यानी कि 1 <= 10। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। अब यहाँ पे आएगा और सबसे पहले यहाँ पे %d के अंदर हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा हमारी आउटपुट स्क्रीन के अंदर। मैं यहाँ पे एक \n भी डाल देता हूँ ताकि आसानी से प्रिंट हो जाए। उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, यानी कि अब ये जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर और यहाँ पे हमारा जो a की वैल्यू है ये 2 हो जाएगी, यानी कि a+1। पहले a के अंदर था 1 और 1 + 1 हुआ तो ये 2 हो गया। इस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। अब यहाँ पे 2 चेक होगा,
यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 10। अब ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। फिर ये नीचे आएगा प्रिंटफ के अंदर और यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे दोबारा ये ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास और यहाँ पे अब हमारी a की वैल्यू थी यानी कि a प्लस 1, तो a की वैल्यू थी यहाँ पे 2। अब 2 प्लस 1 3, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई है। अभी यहाँ पे दोबारा कंडीशन चेक होगी 3 लेसर देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ये है, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अभी दोबारा नीचे जाएगा प्रिंटफ के अंदर और यहाँ पे हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह ये 10 तक जाएगा, यानी कि अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे दोबारा ऊपर जाएगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब जब ये 10 पे आएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ यानी कि 10 लेसर देन इक्वल टू 10। अब ये 10 है और 10 के इक्वल भी है, यानी कि ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है। अगर मैं इसका एक और केस देखूँ तो अगर मैं लिखता हूँ 10 लेसर देन 10, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि ये 10 लेसर देन 10 है, इक्वल टू 10 नहीं है। ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे कोड के हिसाब से 10 लेसर देन इक्वल टू 10 और यहाँ पे हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर की समझ आई होगी। तो अब मैं अगर आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी करके दिखाऊँ तो उसके लिए भी मैं सेम कोड लिखता हूँ यानी कि 4। अब बेसिकली डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर हमारा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा, यानी कि 1 2 3 4 नहीं, 10 से शुरू होगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, क्योंकि वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह होगा कि यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। और यहाँ पे a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि हमने उल्टा कर देना इसे। और यहाँ पे a माइनस माइनस। इसके बाद हमने ब्रैकेट डालनी है और प्रिंटफ के अंदर सेम वही चीज़ लिखनी है जो हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर लिखी थी, यानी कि %d और यहाँ पे a। अब यहाँ पे ये रन इस तरह होगा कि सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होगी 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है तो हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये ऊपर जाएगा यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास, यानी कि a माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 9। अब यहाँ पे हमारे पास a 9 है, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास 9 प्रिंट होगा। इसी तरह फिर ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे 9 माइनस 1 और ये हमारे पास 8 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये हमारे पास 8 प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह ही नीचे जाते जाते हमारे पास 1 तक आ जाएगा। बस हमें ये याद रखना है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर एक चीज़ इंक्रीमेंट होती है यानी कि प्लस होती है, यानी कि +1, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर एक चीज़ माइनस होती है यानी कि a माइनस 1। उम्मीद है आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और फॉर लूप समझ आ गए होंगे। अब हम अपने VS कोड के अंदर चलते हैं और वहाँ पे कोड लिखते हैं। तो जो कोड हमने अपने रजिस्टर के अंदर प्रैक्टिस किया है वही कोड हम VS कोड में भी लिख के देखते हैं कि हमने सही तरीके से प्रैक्टिस किया है और वो कोड सही रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया है और सबसे पहले यहाँ पे 4 इंट a इज इक्वल टू 1, a लेसर देन इक्वल टू 10, ये मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए कर रहा हूँ, a प्लस प्लस ब्रैकेट्स printf %d \n और कोमा a एंड पे सेमीकोलन। अब मैंने जब इसको रन करूँगा तो मेरी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये था इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करूँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन लगाता हूँ माइनस माइनस,
और यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ, जैसे लेसर दैन को ग्रेटर दैन, 10 को 1 और 1 को 10, जैसे हमने अपने रजिस्टर में लिखा था। इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ये मेरा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 10 9 8 7, जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये था फॉर लूप और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम नेस्टेड फॉर लूप सीखेंगे कि वो क्या होता है। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।